some concept of mensuration। कुछ कंसेप्ट बताते हैं मेंसुरेशन के आप लोगों को, कुछ चीज़ें सीखेंगे हम लोग। देखिए, जब तक मेंसुरेशन में या किसी भी चैप्टर में हम लोग जब तक कुछ उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे बढ़िया से, व्यवहारिक रूप से अगर कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं, तो हम जहाँ तक ये जानते हैं कि आप लोग मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोग अगर देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बेलन हो, एक बेलन यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में त्रुटि हो सकती है, इसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। एक बेलन है हमारे पास, ठीक, और जितनी इसकी ऊंचाई है, इस बेलन की जितनी ऊंचाई है उतने ही ऊंचाई का, और जितना इसका त्रिज्या है उतने ही बराबर त्रिज्या का, मतलब कि इसका r और यहाँ भी r हो, ये h हो, यहाँ भी h हो, मतलब जितना बड़ा बेलन है उतने ही बड़ा हमारा पास शंकु है। ये है आपका सिलेंडर और ये है कोन। दोनों की ऊंचाई और त्रिज्याएं आपस में क्या है, बराबर है। मतलब दोनों की, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊंचाई दोनों की बराबर है और दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है। तो क्या होगा अगर ये स्थिति अगर आ जाती है कि आपके पास एक बेलन हो और एक शंकु हो और दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाई आपस में बराबर हो। अगर पानी भरना हो, अगर कह दिया जाए कि इसमें पानी भर भर के इसको भरिए, आप शंकु में पानी लेंगे और इसको भरेंगे, तो आप देखेंगे कि जब शंकु को एक बार पूरी तरह से इसमें पानी भर कर कर इसमें डालेंगे, एक बार डालें, फिर एक बार इसको भरे, फिर इसमें डालेंगे, 2 बार डालें, फिर एक बार इसको भरेंगे और एक बार इसमें भरेंगे, 3 बार डालें। आप चेक करेंगे, अगर डालेंगे तो देखेंगे कि ये 3 बार में भर जाएगा, 3 बार में ये कंप्लीट भर जाएगा। या इसके उल्टा भी हो सकता है कि ये पूरा पानी से भरा हो और इसको भरना हो, एक बार इसको भरेंगे पानी को, फिर एक बार और भरेंगे इसको खाली करने के बाद, फिर एक बार और भरेंगे, तो देखेंगे 3 बार में ये भर जाएगा। मतलब कि 3 बार में ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा, ये बेलन 3 बार में खाली हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका आयतन पाई r स्क्वायर h हो, देखिए यहाँ पे पानी भरने की बात कह रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पानी भरना हो, हवा भरना हो या कोई चीज़ भरना हो तो वहाँ पे आयतन की बात होती है। तो इसका अगर वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h है, किसका, ये भी सिलेंडर का, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पाई r स्क्वायर h है, तो इसके तहत, मतलब कि इसके आधार पर अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये भी कोण का जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका तीसरा भाग है, 3 बार में पानी भर रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कोण का जो आयतन होता है वह सिलेंडर के आयतन का 1/3 होता है। मतलब ये हुआ कि एक सिलेंडर में से 3 ऐसे कोण काटे जा सकते हैं जिनके आयतन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस बात को समझना है, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ये आयतन निकल गया इस तरह से। एक और कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे इस कोण को हटा दिए और इसके अंदर हमने एक डाल दिया स्फेयर या गोला। किस तरह से गोला डाल दिया कि ये इस तरह से गोला डाल दिया। सपोज करिए कि ये गोला हो, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो गोला है, स्फेयर जो इसमें हमने डाल दिया, मान लो कि इसमें पूरी तरह से पानी भरा हो, ये बेलन में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, उसमें हमने एक ऐसा गोला डाल दिया है कि जिसका ये जो व्यास है, गोले का ये व्यास है, देखिए ध्यान से, ये पूरा ये गोला है, इस गोले का ये व्यास है और बेलन के लिए ऊंचाई है। तो गोले का व्यास अगर d इस बेलन की ऊंचाई h के अगर बराबर हो तब क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के भीतर हमने एक ऐसा गोला डाल दिया है कि जिस गोले का ये जो व्यास है वह उस बेलन की ऊंचाई के बराबर है। पानी भरा हुआ है
तो जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है तो डालने के बाद उसके अंदर कितना पानी बचेगा, मतलब कि गोला डालेंगे तो गोले के आयतन के बराबर तो पानी बाहर निकल जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे घर में बाल्टी का पानी एकदम भरा हुआ है, उसमें आप एक लोटा डाल दिए या कोई चीज़ डाल दिए, कोई पत्थर का एक टुकड़ा डाल दिए, तो पानी ऑब्वियसली बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा? जितना उस वस्तु का आयतन होगा, उस वस्तु के आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से जब ये पानी से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है ये बेलन, और उसके अंदर एक गोला आपने डाल दिया, और गोला डालने के बाद पानी बाहर निकलेगा ही। कितना पानी निकलेगा? जितना इसका आयतन होगा। ठीक, तो पानी उसमें कितना बचेगा? बचे हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन क्या होगा? हम देख रहे हैं कि ये जो गोला है, इसका जो ये व्यास है, ये पूरा व्यास वो बेलन की किसके बराबर है? ऊंचाई के बराबर है। बेलन की ऊंचाई के बराबर ये पूरा व्यास, ये बेलन का पूरा, ये बेलन का व्यास कह सकते हैं कि ये बेलन का भी व्यास है और ये गोले का भी व्यास है, ये वाला। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बेलन का व्यास, सॉरी बेलन की ऊंचाई और गोले का व्यास आपस में यहाँ पे क्या हो गए? बराबर। पूछ रहा है बचे हुए पानी का आयतन क्या होगा। तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे कि बेलन के टोटल आयतन में से उस गोले के आयतन को घटा देंगे, जो हमारे पास बचेगा वही आयतन होगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बचे हुए पानी का आयतन हम लोग निकालते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए इसको, बचे हुए पानी का आयतन देखिए ध्यान से। आयतन बराबर होगा क्या हमारे पास? तो हम लोग निकाल देंगे पाई, अगर इसकी त्रिज्या है r² h, ये हो गया बेलन का आयतन। बचे हुए पानी का आयतन यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। बचे हुए पानी का आयतन, ये तो आयतन हो गया हमारे पूरे बेलन का। उसमें से घटा देंगे किसको? गोले के आयतन को। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक, 4/3 पाई r³ को क्या कर दिया हम लोग? माइनस कर देंगे। जो पानी उसमें अब रहेगा वो हमको निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि h जो है हमारा वो किसके बराबर है? d के। और d इक्वल टू कितना होता है? 2r। आप तब जानते हैं कि त्रिज्या के दुगुना होता है d। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो पाई r² और h के जगह पर रख देते हैं 2r इक्वल माइनस 4/3 पाई r³। अब देखते हैं क्या आ रहा है। ये हो गया आपका 2 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³। अगर घटाते हैं तो किस तरह से घटाते हैं? 3 दूनी के 6 पाई r³ माइनस इस तरह से होगा 6 पाई r³ माइनस 4 पाई r³/3। तो हो जाएगा 2/3 पाई r³। ये क्या निकल गया? हाँ, ये 2/3 पाई r³ निकल गया। ये तो एक अर्धगोले का आयतन है कि नहीं? 2/3 पाई r³ किसका आयतन है? ये 2/3 पाई r³ ये किसका आयतन है? अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन। मतलब ये हो गया कि अगर एक गोला को, इस तरह के गोला को अगर एक सिलेंडर में अगर हम लोग डालते हैं जो पानी से भरा हुआ था, तो जो पानी उसमें बचेगा वो किसके बराबर होगा? एक अर्धगोले के पानी, अर्धगोला में जितना पानी अटता है, इसी गोला से एक आधा का अर्धगोला बना दिया गया। वो जितना, उसमें जितना पानी अटता है उतना ही पानी इस सिलेंडर में बचेगा। ठीक, इसको और थोड़ा सा तरीका देखिए इसमें। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2/3 पाई r इंटू 2r, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2/3 न लिख के 1/3 लिख दिए। 1/3 पाई r इंटू 2r। बात एक ही है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 पाई r इंटू 2r, क्योंकि यहाँ पे फिर से 2 यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या 1/3 पाई r इंटू 2r किसके बराबर था? d। या 1/3 पाई r, और ये d किसके बराबर है? h। r² होगा, सॉरी यहाँ पे r² होगा, यहाँ भी r² होगा, यहाँ भी r²। तो देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया 1/3 पाई r² h। ये क्या आ गया?
शंकु का आयतन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसके अंदर गोले को डालते हैं तो गोले जो पानी बचता है वह या तो एक अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा, माने अर्धगोले में जितना पानी ये कटेगा, एक कटोरे जैसे अर्धगोले में जितना पानी हटेगा, या उसी को हम लोग निकाले तो देख रहे हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया, एक शंकु। इसका मतलब कि इस तरह कंडीशन में एक अर्धगोले का आयतन एक शंकु का आयतन के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा उसमें कि उसमें कितना पानी बचेगा, तो आप कहेंगे कि एक अर्धगोले के आयतन के बराबर पानी बचेगा या एक शंकु के आयतन के बराबर बचेगा। यहाँ पे अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन आपस में क्या है? बराबर है। तो किसी भी बेलन में एक ऐसा गोला डालते हैं जब जिसमें कि बेलन की ऊंचाई और गोले का व्यास आपस में अगर बराबर हो, तो डालने के बाद उसमें जो बचा हुआ आयतन होगा वह एक अर्धगोले के आयतन के बराबर या एक शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग और समझेंगे। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से, और फिर आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन और है, इसी से एक क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोला, एक बेलन है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है, या बेलन करिए, शंकु करिए, और एक इस तरह नहीं, बेलन, गोला एवं शंकु। इन तीनों का व्यास और ऊंचाई आपस में बराबर है। एक बेलन है आपके पास, एक गोला है और एक शंकु, और तीनों का क्या है? व्यास और ऊंचाई इन दोनों के क्या है आपस में? तीनों के व्यास और ऊंचाई तीनों के क्या है आपस में? सब बराबर है। सारे व्यास, सारे ऊंचाई, सारे बराबर हैं। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, इसको मान लेते हैं V3। इनके आयतनों का अनुपात निकालते हैं तो ठीक है, V1 अनुपात V2 अनुपात V3। ध्यान से देखिए, बेलन का होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने बोल दिया कि डी और एच सब बराबर हैं, व्यास और ऊंचाई उनकी बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे लिख सकते हैं 2r, क्योंकि डी बराबर होता है 2r, अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। ठीक, अब क्या होता है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात, ये कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तीनों में कॉमन क्या है? अगर देखा जाए तो तीनों में कॉमन क्या है? देखिए, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ये तीनों में कॉमन है। ये कट, जब तीनों में कॉमन है तो क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। तो क्या बच जाएगा? 2/4/3 अनुपात 2/3। पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पाई आर क्यूब खत्म इस पर हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि तीनों के आयतन में पाई आर क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। इसमें पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दिए, खत्म। इसमें भी पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दिए, खत्म। इसमें भी पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दिए, खत्म। जो भी कॉमन होता है अनुपात में वो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एलिमिनेट, खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा? देखिए, ये 4/3 है, ये 2/3 है। हम क्या करते हैं कि तीनों में 3 से गुणा कर देते हैं अपने मन से। तो 2 × 3 अनुपात 4/3 × 3 अनुपात 2/3 × 3
अनुपात है इसलिए किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तीनों में किसी भी को भाग दे सकते हैं। जैसे इसमें तीनों में भाग दे दिया पाई r क्यूब से, खत्म हो गया। उसी तरह से 3 से हमने गुणा कर दिया, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर में 3 परेशान कर रहा है, तो उसी से गुणा कर देते हैं तीनों में। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 कैंसिल, यहाँ 3 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 6:4:2। इन तीनों में भी कुछ कॉमन है, ध्यान से देखिए, 2, तो 2 से डिवाइड इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3:2:1। इसका मतलब V1:V2:V3, 3:2:1। इससे हम लोग को क्या मिलता है देखने को? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बेलन है, एक गोला है, एक शंकु है। अगर उसके केवल व्यास और ऊंचाई को बराबर कर दिए तो तीनों के आयतनों का अनुपात हो रहा है 3:2:1। मतलब ये कि सबसे बड़ा कौन है? बेलन। बेलन का आयतन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है गोले का आयतन, उसके बाद होता है शंकु का आयतन। यहाँ पे 2:1 कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 और 1 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तब किसके बराबर होगा? बेलन के। माने गोला और शंकु दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होता है? बेलन के। मतलब कि एक बेलन को भरने के लिए अगर वो कंडीशन दिया हो कि किसी भी सिलेंडर में अगर व्यास और ऊंचाई अगर बराबर हो और एक बेलन को भरना हो पानी से, तो एक गोला पूरा पानी से भरेंगे और एक शंकु को पूरा पानी से भरेंगे, दोनों को भर करके इसको भरेंगे तो कंप्लीट भर जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि बेलन, गोला और शंकु है, व्यास ऊंचाई अगर बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात हमेशा होता है 3:2:1। सबसे बड़ा आयतन किसका होता है? बेलन का। उसके बाद किसका होता है? गोला का। उसके बाद किसका होता है? शंकु का। और आपको अभी हमने बताया था कि ये कंडीशन जब पाया जाता है तो शंकु हो या अर्धगोला हो, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, तो ये सब मैथमेटिक्स के और मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर चाहेंगे तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे फिर देखते हैं। अब और क्वेश्चन अगर देखना हो तो देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन मिलता है कि नहीं हमको बनाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। अगर मिलता है तो आप लोगों को ज़रूर कुछ बताएंगे। और भी कल से कुछ और इसमें नया चीज़ देखेंगे। बहुत हुआ मेंसुरेशन, बहुत चला, अब कुछ नया चीज़ देखते हैं कि क्या मिलता है। अब है ना, पढ़ाई लिखाई में मन लगाते रहना है। परीक्षा आ गया है और आपको बता दें कि 24 घंटा का, पूरे 24 घंटा रोज़ हमको फ्री में मिल जाते हैं। अगर उस 24 घंटा के टोटल हमारे पास 24 आवर्स फ्री के मिल जाते हैं हम लोगों को, अगर इस 24 घंटा का 1/3 भाग सोने में, 1/3 भाग ये सोना हो गया। 8 घंटे सो जाओ। अब उस सोने में आप क्या करोगे? मोबाइल चलाओगे, क्या करोगे? सोओगे, लेटोगे, आराम करोगे, ये सब आ जाता है। 1/3 भाग अगर आप और कोई काम कर लो, और कोई काम, लेकिन 1/3 जो बाकी का बचता है भाग, 1/3 भाग मतलब 8 घंटे, यहाँ भी 8 घंटे आपने खा गया। ठीक, 8 दूनी 16 घंटे। लेकिन बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं ना, इस 8 घंटे का अगर उपयोग अगर सही ढंग से सही दिशा में हो तो जहाँ तक हम जानते हैं कि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट आएगा। दावा तो हम नहीं कर सकते हैं आपके सामने कि मतलब हम दावा करते हैं ये होगा वो होगा, इस तरह से कुछ चैलेंजिंग कुछ नहीं। लेकिन अगर ठीक से सीरियस होकर के अगर इस 1/3 भाग का प्रयोग किसी भी काम के लिए किया जाए, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम हो, अभी तो शिक्षा दीक्षा की बात हो रही है, तो अगर पढ़ाई लिखाई में अगर इतना भाग अगर आप अपना यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई काम अब कठिन होने वाला है। सब ठीक हो जाएगा, हो जाता है। मेहनत करिए। इस 8 में अगर इसमें आपने कमी नहीं की, इस 8 घंटे में आपने कुछ कमी नहीं किया,
तो इस 8 घंटे में कमी क्यों? सवाल ये है। तो प्रयास ये करिए कि टोटल 24 घंटा रोज़ फ्री में मिल जाता है एकदम। जिस तरह से बहुत सारे जो हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं, डाटा और फ्री कॉलिंग मिल जाता है, हर 24 घंटे के बाद वो रिन्यूअल हो जाता है, आपको फिर से जो मिल जाता है, जो भी आप डाटा यूज करते हैं रिन्यूअल हो जाता है फिर 24 घंटे के लिए। उसी तरह से रोज़ हम लोग को समय मिल जाता है, रोज़ 24 घंटे फ्री में भगवान हम लोग को दे देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि देखते हैं कि क्या करते हो। आप एक बार बैठ करके थोड़ा सा सोचना, एक 24 घंटे का अपना एक शेड्यूल बनाओ और आप देखो कि उस 24 घंटे को आपने इसी तरह से जाया होने दिया या उस 24 घंटे में हम लोगों ने कुछ ऐसा पा लिया कि मतलब कि वो हमारे लिए एक ज़िंदगी के साथ हमारे दिल दिमाग या हमारे माने किसी न किसी तरीके से हमारे साथ जुड़ गया। आप इसको थोड़ा सा चेक करिए और देखिए। बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर हम आपसे कहेंगे कि मन लगा कर पढ़िए। बोर्ड की परीक्षा 2-3 महीने बची हुई है और रोज़ एक ही बात कहते हैं कि भाई साहब वो 3 घंटा ठीक से बीत गया ना तो ठीक ठाक होगा। और आपको बता दें कि आप धीरे धीरे प्रयास करो पढ़ने के लिए। पहले 2 घंटे रोज़, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे करेंगे। जब वो 7-8 घंटे पे पहुंच जाएगा तो ये जो 8 घंटे जो कह रहे हैं कि बिना मतलब किसी और काम में आप जो डाल रहे हैं, आप उस 8 घंटे को में से भी कुछ घंटे खींच कर लाओगे और ये जो पढ़ाई वाला जो 8 घंटा है ना, उसमें डालना शुरू कर दोगे। कितना ज़्यादा अपने आप को पढ़ाई के प्रति आप कंसंट्रेट करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि फिजिकली तो हम लोग बैठे रहते हैं, पढ़ने के लिए बैठे रहते हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली हम उसके साथ नहीं होते। ज़रूरी प्रेजेंटेशन जो है वो मेंटली होना चाहिए, फिजिकली नहीं। कभी कभी लोग दौड़ते खेलते कूदते घूमते फिरते सीख जाते हैं और कभी कभी सीखने के लिए बैठते हैं और फिर भी सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम मेंटली वहाँ होते नहीं, सिर्फ फिजिकली होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं बघार रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोगों को जिस तरह से मैथमेटिक्स बता रहे हैं उसी तरह से और भी चीज़ें बताएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। 24 घंटे का तीसरा भाग सिर्फ अपने काम के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको करेंगे। बाकी 16 घंटे में जो भी करना है करेंगे। लेकिन ये जो है जो सिखाता है, हमें कुछ बताता है, हमें कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, उस 8 घंटे के साथ कोई कोताही नहीं बरतनी है। दिन हो या रात हो, कोई रूटीन में काम नहीं करना है। हमको बस देखना है कि हम कितना घंटा उसको दे पाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। बस यही है। आगे और देखते हैं और कुछ क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं।